हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन चार चैप्टर्स में बटा हुआ है। पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये जो यूनिट है रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर में 4 चैप्टर्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बहुत ही आसान चैप्टर है और चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर्स में हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारा मकसद इस चैप्टर्स को पढ़ने का ये नहीं होना चाहिए सिर्फ कि बोर्ड के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर ले। हमारा मकसद होना चाहिए कि बोर्ड के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के साथ साथ अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी क्लियर कर ले। सो इसके लिए आपको बेसिक से लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसको आपको बेसिक लेवल से हायर लेवल की तरफ जाना पड़ेगा। सो चलिए इसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ पढ़ने के बाद कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के हर लाइन का मीनिंग समझ में आए, क्योंकि एनसीईआरटी को बेस मान करके ही सारे एग्जाम्स होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या फिर कोई बैक्टीरिया हो, सारे का कुछ ना कुछ दिन तक जीते हैं। मतलब उनका कुछ ना कुछ लाइफ टाइम होता है, कुछ समय तक जीते रहते हैं, सर्टेन एक निश्चित समय तक जीवित रहते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। तो एक इंसान या फिर एक प्राणी अपने बर्थ से लेकर के अपने नेचुरल डेथ मतलब कि सडन एक्सीडेंट नहीं, कोई डिजीज ना हो, मतलब एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करता हुआ और अचानक लास्ट में अपने बुढ़ापे के बाद वो अपने आप को स्वर्ग से धार जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, इस प्रोसेस को बोलते हैं द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। मतलब जन्म से लेकर के उसके नेचुरल डेथ तक के पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का हिंदी होता है जीवन काल। अब जरा सोचिए, आप जान करके बड़ा आश्चर्य हो जाइएगा कि ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ दिनों से लेकर के कुछ हजार साल तक हो जाता है। मतलब कुछ दिन से लेकर के हजार साल तक के बीच में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब इसको आप बोल दीजिए एक्सट्रीम पॉइंट, एक लोअर एक्सट्रीम पॉइंट, एक अपर एक्सट्रीम पॉइंट। कुछ दिन लोअर एक्सट्रीम पॉइंट और जहां ये 1000 साल वाला वो अपर एक्सट्रीम पॉइंट, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन दिस बायोलॉजिकल वर्ल्ड। इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस दोनों के बीच में रहते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे एक चीज आता है, जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या एक चींटी की बात करें, एक बटरफ्लाई की बात करें, एक एलिफेंट की बात करें, या फिर एक पैरोट की बात करें, या फिर आपके क्रो की बात करें, क्या हम यहां पे कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है उसके बॉडी के साइज पे डिफर करता है? अगर आपका जैसे बात करें बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है 1 से 2 वीक होता है, 1 to 2 वीक्स। लेकिन वही चीज अगर बात करें एलिफेंट की तो 70 ईयर्स होता है, 70 साल। इंसान की 80 to 90 ईयर्स। अगर बात करें वही चीज बरगद की तो बहुत ज्यादा होती है। टर्टवाइज की बात करेंगे तो 150 ईयर्स, क्रो 10 to 12 ईयर्स। अगर बात करें वही चीज 10 to 12 या 15 ईयर्स, ऐसे ही है कुछ। तो क्या यहां से हम एक चीज पता लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है उसके बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है? अगर आपका क्वेश्चन का आंसर हां है तो जरा सोचने की कोशिश कीजिए। पैरोट और क्रो लगभग एक साइज के होते हैं। उसमें भी अब अगर बात करेंगे तो पैरोट थोड़ा सा क्रो से छोटा ही होता है। लेकिन अगर दोनों के लाइफ स्पैन के बारे में जानिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्रो का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू पैरोट। पैरोट का लाइफ स्पैन आपको पता है कितना है? 140 ईयर्स, 140 साल, बिल्कुल सही। लेकिन वही चीज क्रो की, तो क्रो का 10 to 15 ईयर्स के बीच में होता है।
अब जरा सोचिए, क्या यहां से ये कहना सही होगा कि ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है उसके साइज पे डिपेंड करता है? और वही चीज एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का साइज तो बहुत ज्यादा होता है, हम लोग से भी ज्यादा होता है, लेकिन उसका लाइफ स्पैन 70 ईयर्स है। फ्रूट फ्लाई 40 से 50 दिन। तो ये चीज बिल्कुल गलत है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ये लाइफ स्पैन होता है उसके बॉडी के साइज से रिलेट करेंगे। लेकिन एक चीज यहां पे समझने को सीखे, मतलब यहां से क्या चीज हुआ कि ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी का स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो फर्क नहीं पड़ता है, उसका अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। छोटे का भी ज्यादा हो सकता है, ज्यादा का भी बड़ा कम हो सकता है। टर्टवाइज छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है देख, लेकिन उसका अगर लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो 150 ईयर्स, पैरोट 140 ईयर्स, क्रो 10 to 15 ईयर्स। तो जरा सोचिए, यहां से एक चीज क्लियर है कि यहां पे लाइफ स्पैन जो होता है बॉडी के स्ट्रक्चर पे, बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म एक चीज सिमिलरिटी है, चाहे वो 3 दिन जिए, उसका लाइफ स्पैन 3 दिन हो या फिर 300 ईयर्स हो या फिर 1000 ईयर्स हो, एक चीज क्लियर है कि यहां पे सारे के सारे डेथ होता है। सारे का मतलब डेथ इज सर्टेनिटी, एक निश्चित चीज है जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब मृत्यु हर किसी की होती है, नो वन इज इमॉर्टल, कोई भी अमरणशील नहीं है, चाहे वो 1 साल वाला हो, 10 दिन वाला हो या फिर हजारों साल वाला, मरेगा जरूर, अपने टाइम खत्म करने के बाद उसका डेथ जरूर होगी। तो इसका मतलब क्या, डेथ इज द कॉमन फैक्टर्स अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक चीज जरा सोचिए, यहां पे जो ये यूनिवर्स है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, यहां पे बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वैरायटी ऑफ स्पेसीज एग्जिस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों साल से, हजारों साल से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहां पे रहते आ रहे हैं। ये कभी कम नहीं हो रहे, इसका वजह पता है आपको? इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर वजह होगी जिसकी वजह से ये कंटिन्यू है आज तक। जी हां, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो आपका टॉपिक है। मतलब वहां पे रिप्रोडक्शन टॉपिक है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा, इनके पीछे रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जो इनके कंटिन्यूटी को सैकड़ों साल पीछे से आज तक कंटिन्यू किए हुए। पीपल बहुत पहले का पेड़ है जो आज तक भी है, बरगद बहुत पहले का आज तक भी, इसका मतलब वहां पे रिप्रोडक्शन तो हो रहा होगा तभी तो। उसके जो लाइफ स्पैन है, अगर बात करें एनिमल्स की, ह्यूमंस की, काऊ का लाइफ स्पैन 10 to 13 ईयर्स, तो ये जो 10 to 13 ईयर्स है आज भी है। इसका मतलब ये चीज क्लियर है सर कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा होगा। ऐसा थोड़ा है कि सैकड़ों साल वाला गाय आज तक है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा होगा तब तो आज तक वो उसके स्पेसीज अभी देखने को मिल रही है। सो यहां पे इस जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका रिप्रोडक्शन। इन सारे चीज का कंटिन्यूटी के पीछे, स्पेसीज के कंटिन्यूटी के पीछे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है और वो है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की। तो रिप्रोडक्शन है क्या? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का नया ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब बात करें, एक मंकी अगर रिप्रोड्यूस करेगा, मंकी क्या होता है, जब उसकी जन्म होती है तो वो बर्थ ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब वो, जिस समय वो रिप्रोडक्शन करने के लिए, वो उस प्रोसेस के लिए एबल हो जाएगा। उस टाइम को बोलते हैं मैच्योर। मतलब जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो रिप्रोडक्शन कर सकता है और रिप्रोडक्शन करके वो नया ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। तो अगर मंकी रिप्रोड्यूस किया तो मंकी ही बनेगा, गोट रिप्रोड्यूस की तो गोट ही बनेगा, डॉग रिप्रोड्यूस किया तो डॉग ही बनेंगे, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करेंगे तो ह्यूमंस ही आएंगे। तो वहां पे ऑफ स्प्रिंग एक वर्ड आता है। यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग बात करते हैं, ये साइंटिफिक वर्ड है जिसका मतलब होता है संतान। मतलब यहाँ पे जो एक ऑर्गेनिज्म, अपने तरह का ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर हो जाता है तो अपने तरह का ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता, ये रिप्रोड्यूस करता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, वो जो रिप्रोड्यूस किया नया ऑर्गेनिज्म को, वो ये चीज फिर ये ग्रो करेगा,
मैच्योर होगा और फिर अपने तरह का नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। ये जो साइकिल है, बर्थ, ग्रोथ, मैच्योर और रिप्रोड्यूस, ये डेथ, ये सारे का सारा चीज चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। एक इंसान, एक ऑर्गेनिज्म किसी बच्चे को जन्म देगा, वो बच्चा वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद आपका क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि ये ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, फिर उसका बच्चा ये ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, फिर रिप्रोड्यूस करेगा और फिर लास्ट में वो भी मर जाएगा। ये जो साइकिल है बर्थ, ग्रोथ और डेथ का, ये साइकिल हमेशा चलते रहता है, वापस उसी जगह पे आ जाता है। हाँ, एक चीज और, यहां पे जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में बात करें तो रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का हो सकता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है कि हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस करता है। जैसे ये गोट के रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस अलग होगा, ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस अलग होगा, आपका फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस अलग होगा, और आपका वही चीज ये एमीबा के रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस अलग होगा। सो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन करके ही वो अपने स्पीशीज को कंटिन्यू रख सकता है। मतलब रिप्रोडक्शन अगर ना हो तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज इज नॉट कंपेरेबल। मतलब इसकी इमेजिन करना भी संभव नहीं है बिना रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के। रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है कि जो अपना स्पेसीज है, अपना रेस है, अपने वंश है, इस चीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं ज्यादा समय तक। हाँ, वो स्पेसीज से जो रिप्रोड्यूस किया वो एक समय के बाद बुढ़ापे की स्थिति में जाएगा और बुढ़ापे के बाद वो अल्टीमेटली मर जाएगा, लेकिन उसका जो ऑफ स्प्रिंग है वो फिर ग्रो करेगा। मतलब ये जो प्रोसेस है ऑफ स्प्रिंग का, ये चीज चलता रहेगा। अब रिप्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए ऑफस्प्रिंग की बात करें तो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसके लिए डिपेंड करता है उसका बॉडी, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी, किस हैबिटेट में रहता है, इसका इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है, मतलब सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, और बहुत सारे फैक्टर्स है जो ये डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग अलग होता है। और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग अलग होने से एक चीज और है कि आप ये अपने रेस को देख पाते हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना होता तो आप अपने आगे वाले पीढ़ी को, पिछले वाली पीढ़ी को ना देख पाते। अब रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब यहां पे जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है या फिर दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है। मतलब एक पेरेंट का इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके हिसाब से। और रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एंड द फर्स्ट वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट अलोन। जब कोई ऑर्गेनिज्म अकेले, मतलब जब कोई सिंगल पेरेंट किसी ऑफ स्प्रिंग को, अपने तरह के ऑफ स्प्रिंग को गैमेट का इन्वॉल्वमेंट के साथ या फिर बिना गैमेट के इन्वॉल्वमेंट के अगर वहां पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को अंजाम देता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक पेरेंट अकेले किसी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर दे रहा है, वहां पे गैमेट का फ्यूजन, ये गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ फायदा भी है और कुछ ये घाटा भी है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? जब किसी ऑर्गेनिज्म को अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए अपने अपोजिट सेक्स के एक और पेरेंट की जरूरत हो। मतलब जब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दो इंडिविजुअल्स, दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, अपोजिट सेक्स के, एक मेल और एक फीमेल,
और वहां पे उसके साथ साथ प्रेजेंट तो हो, उसके साथ साथ वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन भी हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन का, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे जीता जाता उदाहरण हम लोग को देख लीजिए। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये रिजल्ट है। लेकिन वही चीज अगर बात करें एमीबा की, तो एमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ईस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सर यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं जैसे हम लोग की है, तो हम लोग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हुआ? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, और हम लोग की बात करें तो हमारा जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है कॉम्प्लेक्स है। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक चीज और, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? तो एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन का रेट फास्टर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का रेट फास्टर होता है, और रिप्रोडक्शन करने में कम एनर्जी लगती है, क्योंकि आपको अपने मेट की जरूरत नहीं होती, अपने साथी की जरूरत नहीं होती वहां पर रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो एनर्जी प्लस टाइम एफिशिएंट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स लेस टाइम एंड एनर्जी फॉर इट्स ग्रोथ? मतलब अपने पीढ़ी को जल्दी ये चीज करने में कौन सा रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करता है, कौन सा रिप्रोडक्शन वो यूज होता है? तो वहां पे आप आंसर डालिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो ये बहुत अपने पॉपुलेशन को बहुत तेजी से ग्रो करा सकता है। दूसरी चीज, इसमें एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। यहां पे गैमेट का फ्यूजन हो भी सकता है, गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ्यूजन नहीं होगा। सर फ्यूजन मिस होता है जोड़ना, और सर यहां से एक पेरेंट का इंडिविजुअल ये इन्वॉल्वमेंट है, तो यहां पे फ्यूजन के नाम की बात ही नहीं करेंगे। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट मे बी नॉट पॉसिबल, मे नॉट पॉसिबल नहीं, पॉसिबल होगा ही नहीं। गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं हो सकता है। अब जरा ध्यान सुनिएगा कि यहां पे जो ये चीज जो प्रोसेस है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिज्म जो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, वो ऑर्गेनिज्म अपने ऑफ स्प्रिंग का कि एकदम सेम टू सेम लगता है। जरा इस तरीके से समझिए, एग्जैक्ट कॉपी होता है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस किया एसेक्सुअली, उसके दोनों के, अगर मान लीजिए दो ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस किया, तो वो दोनों के दोनों देखिएगा तो एक दूसरे की तरह सिमिलर होंगे, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे, और पेरेंट से भी मिलाइएगा तो वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे। ठीक उस तरीके से समझिए जिस तरीके से एक ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट का आप जिरोक्स कराने जाते हैं, दो डॉक्यूमेंट का, तो जरा देखिए दोनों, एक डॉक्यूमेंट और उसका दोनों जिरोक्स अगर सामने रख के देखने की कोशिश कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, तो वो सेम टू सेम दिखेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। मतलब फिजियोलॉजिकली, मतलब मॉर्फोलॉजिकली, मतलब शारीरिक रूप से, और जेनेटिकली, आंतरिक ये जेनेटिकली, मतलब अंदर की जो ये चीज जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है वो सारा सेम टू सेम होता है, जिसकी वजह से वहां पे ये एक दूसरे कहा जाता है एक दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एग्जैक्ट कॉपी होता है एक दूसरे का, इसको बोलते हैं क्लोन। क्लोन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एमीबा के आप पेरेंट और उसके ऑफस्प्रिंग में आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाइएगा कि यहां पे कौन क्या है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज हमने ये देखा, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि यहां पे जो है जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, वेरिएशन नहीं होता है। मतलब आप एक हैबिटेट में रह सकते हैं, दूसरे हैबिटेट में के लिए सुटेबल नहीं भी हो सकते हैं। मतलब आप सपोज कीजिए एक ऑर्गेनिज्म कोल्ड क्लाइमेट में, कोल्ड हैबिटेट में, एक हैबिटेट में वाटर में अगर सर्वाइव कर सकता है तो एयर में सर्वाइव करेगा, ये नहीं, ये जरूरी नहीं हो सकता है। एक
यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस नहीं होती, मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी नहीं होती है। जैसे हम लोग की बात करें तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक रिजल्ट है। सो यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीम कंडीशंस को थोड़ा सा सफर कर लेते हैं, मतलब आप थोड़ा सा हॉट क्लाइमेट में जाइएगा तो भी सफर कर पाइएगा, वहाँ पे अपने आप को वो चीज़ उस कंडीशन में ढाल लीजिएगा, और एक थोड़ा सा कोल्ड कंडीशन में जाते हैं तो भी वहाँ पे भी वो अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, मतलब इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए हमारे में डिजीज हो जाए तो जरूरी ये चीज़ नहीं होता है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का ये पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का वेरिएशन है यहाँ पे, क्योंकि दो इंडिविजुअल है ना, दो इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वहाँ पे एक इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब अगर एक को वहाँ पे डिजीज लग गया तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन, उस एरिया का, उस स्पेसीज का पूरा पॉपुलेशन खत्म हो जाए। सो ये चीज़ डिसएडवांटेज है और ये आपका एडवांटेज है। सो आज बस इतना ही। अगले क्लास में बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस के बारे में। तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा आपको डिटेल से पढ़ना है। सो आज बस इतना ही। अगले क्लास में बात करेंगे इंट्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस के बारे में। थैंक यू क्लास।